नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 एफएम देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सोनी। और भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं। बहुत सारी इस पे योजनाएं भी बनती हैं भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और संसद पे। इन सब में बहुत सारी बहस भी होती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ क्या किसानों तक मिलता है? जो एक्चुअल में उसके हकदार हैं उनको मिलता है? और कितना काम होता है? अपने गोरखपुर की ही बात करें तो किसानों के लिए क्या क्या परियोजनाएं हैं, कौन कौन से परियोजनाओं पे वो लाभ उठा रहे हैं, इन सब विषय पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर के जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह जी। सर, लाउड स्पीकर 90 एफएम के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं जिला कृषि अधिकारी गोरखपुर डीपी सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो अभी बीते कुछ दिनों में बारिश हुई है और उससे काफ़ी फसलें ख़राब भी हुई हैं, जो हमारी गेहूं की फसल है। और सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, आसपास के भी ज़िलों में बहुत सारी फसलें ख़राब हुई हैं। तो इस जो फसलें ख़राब हुई हैं उस पे कैसे जो किसान हैं वो अपना मुआवजा ले सकते हैं? देखिए, अगर फसल बीमा की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा जनपद में संचालित है और इसका लाभ है कि अगर आपका प्रश्न है कि लाभ कैसे प्राप्त करें, मैं बताना चाहूँगा कृषक बंधुओं को कि इस समय फसल हमारी कटाई के अवस्था में है और 5 दिन बाद हमें कटाई भी शुरू हो जाएगी गेहूं की। ऐसी स्थिति में जो हमारी राजस्व विभाग की तरफ से फसल कटाई होती है, क्रॉप कटिंग होती है, उसका जरूर किसान भाई सही आंकड़े प्रयोग के समय उपलब्ध कराएं, क्रॉप कटिंग कराएं। जो सही वजन आए उसके हिसाब से ही, यदि औसत उत्पादकता उस क्रॉप कटिंग की गांव के औसत उत्पादकता से कम आती है तो जितना कम आता है उसी अनुसार कृषक बंधुओं को क्षतिपूर्ति दी जाती है। इसके लिए राजस्व विभाग के हमारे लेखपाल के तरफ से क्रॉप कटिंग कराई जाती है और उसके उपज के आंकड़े हमारे कृषि निदेशालय को भेजे जाते हैं। विगत हम लोग बल्कि 5 साल के औसत उत्पादकता को देखते हुए क्षति का आकलन करते हुए उत्पादन की जो क्षतिपूर्ति हुई उसकी धनराशि आपके खाते में, कृषक बंधुओं के खाते में ट्रांसफ़र हम लोग कर देते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि जो किसान भाई बीमा कराए होते हैं उन्हीं को ये धनराशि फसल बीमा की प्राप्त होती है। तो ये 72 घंटे का क्या मापदंड है? 72 घंटे का मापदंड कहने का मतलब ये है कि यदि फसल की बुआई से लेकर कटाई के बीच अवस्था में कहीं फसल नुकसान होता है और किसान बंधुओं को लगता है कि 50% से ज़्यादा क्षति हो गई, तो 72 घंटे के अंदर जब भी क्षति होती है उसके 72 घंटे के अंदर कृषि विभाग को, जिला कृषि अधिकारी को, हमारे उप कृषि निदेशक महोदय को या कृषि विभाग के अन्य संस्थाओं को या बीमा कंपनी को, किसी को भी जरूर सूचित करें 72 घंटे के अंदर। इसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। यूपी किसान यंत्र सब्सिडी क्या है और इस पे कैसे लोग पंजीकृत कर सकते हैं? कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए यह योजना संचालित है जनपद में, पूरे प्रदेश में है। और यंत्रों का लाभ लेने के लिए कृषक बंधु, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि कृषि विभाग की वेबसाइट पर जा कर के आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है और विशेष रूप से बड़े यंत्र के, छोटे छोटे यंत्र तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। बड़े कृषि यंत्र की जो बात करें तो समय समय पर उसकी विज्ञप्ति होती है और पूरे प्रदेश में उसका मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से प्रचार कराया जाता है कि किस दिन कृषि विभाग की वेबसाइट यंत्र के लिए खुलेगी। उस समय पर आप ज़रूर अपना यंत्र का रजिस्ट्रेशन कराएं और जो भी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, टोकन अगर जनरेट होता है, टोकन जनरेट का होता है तो उसका जमा करें, उसके बाद आप यंत्र खरीद करके लाभ आप उठा सकते हैं। नॉर्मली क्या दिन होते हैं, मतलब कोई एक ऐसा सीजन या फिर ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम, ऐसा कुछ जो कि किसान उस पे? जी, जैसा कि कुछ यंत्र हमारे जो फसल कटाई के हैं, धान की जैसे सीजन जब शुरू होता है, कटाई का समय आता है, उससे पहले यानी अगस्त सितंबर में हमारी कृषि के जो भी कटाई के यंत्र हैं धान के विशेष रूप से, उसके लिए प्रचार प्रसार होता है। उसी समय उसकी टोकन जनरेट होते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करानी होती है, तो उसका ध्यान रखें। जैसे इस समय हमारे वहाँ हार्वेस्टर का जैसे समय है, हार्वेस्टिंग का गेहूं का, तो अभी हमारे वहाँ जो बड़े बड़े कंबाइन हार्वेस्टर तक का भी लक्ष्य था, जो जनपद में लगभग 6 था, वो भी उसकी भी पूर्ति कर ली गई है। जो हमारे बड़े कृषक हैं वो 6 लोगों ने यंत्र का लाभ लिया है।
गोरखपुर की अगर बात करें तो अभी तक कितने किसानों ने इसका लाभ लिया होगा? नहीं, ये कंबाइन हार्वेस्टर की जैसा कि हमने बता दिया कि 6 लोगों ने लाभ लिया। इसी तरह पीएम कुसुम योजना है जो सोलर सिंचाई पंप है, उसके लिए 183 लोगों ने लाभ लिया है। इसी तरह हमारे वहाँ सुपर सीडर की बात करें तो ये लगभग 100 से ऊपर जनपद में सुपर सीडर कृषि यंत्र है जो बुआई का यंत्र है मुख्य रूप से, उसका भी लोगों ने लाभ लिया है। और कम से कम और अधिक से अधिक कितने धनराशि पे इसकी सब्सिडी मिलती है? देखिए, कम से कम की बात करें तो कुछ हमारे कृषि विभाग की पेस्टिसाइड दवाएं हैं जो बहुत ही कम कीमत की हैं, 10 रुपये 20 रुपये के भी हैं, तो उसके हिसाब से 50% की सब्सिडी हो जाती है। अगर 20 रुपये की कोई चीज़ है तो 10 रुपया सब्सिडी के रूप में आपको मिलती है। कई बार छोटे जो मैनुअल ऑपरेटेड जो हाथ से चलाने वाले कृषि यंत्र है जैसे हंसिया हुआ, खुरपी हुआ, इसके भी सब्सिडी निर्धारित है। अगर वो भी किसान भाई हमारे उसे पात्रता के तहत खरीदते हैं तो उस पर भी लाभ दिया जाता है। बड़े बड़े यंत्रों की बात करें तो अभी जैसा कि मैंने बताया कंबाइन हार्वेस्टर विथ एसएमएस भी एक हमारी योजना है जो गेहूं की कटाई का काम करती है। उसका लगभग 8,56,000 रुपया निर्धारित है, उस पर सब्सिडी जो है जो भी हमारे किसान भाई खरीदते हैं उनको इसका लाभ मिलता है। अच्छा, एक किसान कितनी बार सब्सिडी योजना का लाभ ले सकते हैं? देखिए, एक योजना का लाभ है। यंत्र की बात करें तो यंत्र अगर अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 यंत्र भी ले सकते हैं। यंत्र एक नहीं होना चाहिए। अगर एक यंत्र 2 बार लेते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा। जी, यंत्र बदल करके लेते हैं तो लाभ देने में कोई दिक्कत नहीं है, विभाग को आपको लाभ मिलेगा। जैसे अगर उनको ट्रैक्टर लेना है तो एक बारी में वो ट्रैक्टर ले लें, फिर अगर उनको कोई और यंत्र लेना है उसी साल तो वो क्या ले सकते हैं? ले सकते हैं। जैसे ट्रैक्टर की जो योजना की बात कर रही हैं, वो ट्रैक्टर योजना जो हमारे वहाँ है, 2 तरह की योजना है। एक कस्टम हायरिंग है, एक फार्म मशीनरी बैंक का स्थापना है। इसमें ट्रैक्टर के साथ कुछ यंत्र अनिवार्यता है और कुछ यंत्र उसके सहायक लेने होते हैं जिसकी कीमत 12 लाख से ऊपर हो, अनुकूल यंत्र सहित कीमत है। तो उसके साथ कुछ यंत्र आपको लेने ही लेने होते हैं। उसके बाद भी अगर यंत्र कोई आप ले रहे हैं जो अलग से जो स्प्रेयर हुआ चाहे कोई भी यंत्र हुआ तो उसको आप ले सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। यंत्र एक नहीं होना चाहिए कि एक ही यंत्र आपको बार बार मिले, ये ध्यान रखें। एक योजना है पीएम किसान सम्मान योजना निधि, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो पहले तो ऐसा था कि लोगों को पैसे आ जाते थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आने लगी कि पैसे नहीं आ रहे थे। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है किसी किसान को कि पैसे उनके अकाउंट में नहीं आ रहे हैं तो वो कहाँ संपर्क करें? इसके लिए सबसे अच्छा है कि हमारे जनपद स्तर पे देखें तो हर विकास खंड में हमारा कृषि बीज भंडार है, राजकीय कृषि बीज भंडार कहते हैं उसको। वहाँ पे हमारे कृषि विभाग के कर्मचारी आपको मिलेंगे, वहाँ ज़रूर संपर्क करें। सबसे अच्छा होगा कि आप वहाँ जाने से पहले आपकी सम्मान योजना की, किसान सम्मान निधि योजना की क्या स्टेटस है उसकी एक प्रति निकलवा लें सहजन सेवा केंद्र से, उसको ले करके जाएं। उसमें लिखा होता है कि क्या दिक्कत है, उसमें जानकारी हो जाती है। अगर समस्याओं की बात करें जैसा कि आपने बताया, तो मैं मुख्य रूप से वर्तमान में जो समस्या देखने को आ रही है कृषक बंधुओं में, वो एनपीसीआई जो बैंक के माध्यम से होता है, एनपीसीआई का इशू आ रहा है। और दूसरा लैंड सीडिंग, जो भू जोत की उनका रिकॉर्ड में फीडिंग ना होने की वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है। कुछ किसानों के साथ ई-केवाईसी की भी समस्या है कि कई किसान भाई हमारे ई-केवाईसी नहीं कराए हैं तो उनको भी लाभ से वंचित हो रहे हैं वर्तमान में। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कृषक बंधुओं से कि 3 बिंदुओं को जरूर ध्यान रखें। ई-केवाईसी, एनपीसीआई, ये दोनों काम एनपीसीआई बैंक से होना है। ई-केवाईसी आप कहीं से भी करा सकते हैं, सहजन सेवा केंद्र से भी करा सकते हैं। लैंड सीडिंग, ये भू जोत की बात है, इसको तहसील कार्यालय से तहसीलदार महोदय के वहाँ से संपर्क करें, वहाँ से आपको सहयोग मिलेगा। अपने जो भी खतौनी है उसको आप फीडिंग करा दें, लोड करवा दें, तो वो भी समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। इसके लिए आप कृषि विभाग का भी मदद ले सकते हैं। हमारे हर ब्लॉक स्तर पे कर्मचारी एडीओजी के रूप में तैनात हैं। न्याय पंचायत पर भी हमारे कर्मचारी हैं जो आपको सहयोग करेंगे। 2023 को मिलेट्स ईयर यानी कि मोटा अनाज घोषित किया गया है, और जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स आ रहे हैं उनको भी मोटा अनाज का बना हुआ व्यंजन दिया जा रहा है। तो गोरखपुर में मोटा अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जनपद में मोटा अनाज की बात करें तो बहुत ही कम एरिया है,
जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जनपद बरसात में जल प्लावित भी होता है, बाढ़ की समस्याएं ज़्यादा जनपद में रहती हैं। फिर भी देखें तो 500 से 600 हेक्टेयर एरिया तक जनपद में मिलेट्स की खेती होती है। हम लोगों का यही प्रयास है कि इसको और बढ़ाया जाए और इसके तहत राज्य सरकार के तरफ से गोष्ठी का भी प्रचार प्रसार का भी कार्यक्रम हो रहा है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि 24 तारीख को हमारे यूनिवर्सिटी दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। और अभी हम लोगों का पिछले ही सप्ताह जो है माननीय कृषि मंत्री जी का एक प्रोग्राम हुआ था कृषि विज्ञान केंद्र कुशीनगर में, तो वहाँ से मिलेट्स के पैकेट भी मिनी किट के रूप में 50 कृषक बंधुओं को दिलाया गया था। इसी तरह से हम लोग आजमगढ़ में भी 20 कृषकों को मिलेट्स के मिनी किट दिलवाया गया था। वहाँ भी एक कार्यक्रम माननीय कृषि मंत्री जी के अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। तो हम लोग जनपद में कृषक बंधुओं को मिलेट्स के बीज मिनी किट के रूप में निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रयास जारी है और आगे भी यह प्रयास चलता रहेगा। इसमें जो भी योजनाएं आएंगी हम लोग प्रचार प्रसार करते हुए उसको लागू करेंगे। सर, अगर कोई किसान है वो अनाज उगाना चाहते हैं, मोटा अनाज अगर वो उगाना चाहते हैं, तो उनको क्या सहायता मिलेगी सरकार के द्वारा? देखिए, मोटा अनाज हमारे वहाँ कृषि विभाग की बात करें तो कोई भी बीज खरीदते हैं आप तो लगभग मिनिमम उस पर 50% अनुदान देय होता ही होता है। मोटे अनाज के रूप में जैसे वर्तमान में बात करें तो हमारे वहाँ मक्का का बीज जो संकर बीज हाइब्रिड बीज जिसको बोलते हैं वो उपलब्ध है और वर्तमान में 90% छूट पर भी हमारे डीबीटी के माध्यम से कृषक बंधुओं को अनुदान के धन से उनके खाते में ट्रांसफ़र करने की व्यवस्था है। तो जिन भी कृषक बंधु अगर मक्का की खेती जायद में करना चाहते हैं तो वो लोग हमारे कृषि बीज भंडार से संपर्क करके बीज प्राप्त कर सकते हैं। सर, आपने बात की मक्का की, तो मक्का की अगर खेती करना चाहें क्योंकि वो भी एक मोटा अनाज है, तो अगर उसकी खेती करना चाहें तो कैसे करें? देखिए, मक्का एक ऐसी फसल है कि साल में इसको 3-3 बार आप उगा सकते हैं। रबी के रूप में भी मक्का की खेती होती है, जायद के रूप में भी होती है और खरीफ के रूप में भी होती है। तो जैसा कि मैंने बीज जो बताया कि जो अवेलेबल है 90% छूट पर जो डीबीटी के माध्यम से छूट की धनराशि आपके खाते में जाएगी वो जायद की ही है। तो खरीफ के सीज़न में भी मक्का का बीज आता है, मक्का का बीज को हम लोग प्रमोट करते हैं। ये मोटे अनाज के रूप में बहुत ही एक अच्छी फसल है। इसकी उत्पादकता की बात करें तो इसकी उपज लगभग 45 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज होती है। और जैसा कि किसान भाई आप जान रहे हैं कि मोटे अनाज के रूप में मक्का की खेती, मक्का जो है आप आटा के रूप में उसको खाने का भी प्रयोग कर सकते हैं, रोटी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, पशु आहार के रूप में भी उपयोग हो सकता है। बहुत ही उसकी उपयोगिता है। इसको आप खेती करें जनपद में, बल्कि खेती का एरिया मक्का का कम है। हम लोग का प्रयास है कि मक्का की खेती बढ़ाई जाए। तो समय समय पर गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, उसका लाभ हमारे किसान भाई उठा सकते हैं। सर, अगर किसान हैं, अगर वो उगा लेते हैं मोटा अनाज, नॉर्मली हमारे यहाँ के किसान जो गेहूं है, चावल है, उसी को उगाते हैं और उनके फिक्स्ड कस्टमर भी हैं, मंडी में भी ले जाके वो बेच लेते हैं। लेकिन अगर वो मोटा अनाज उगाते हैं तो क्या सुविधाएं मिलेंगी उसको बिक्री करने के लिए सरकार की तरफ से? देखिए, अभी मोटे अनाज और मिलेट्स की अगर बात करें तो अभी उत्पादन ही इतना जनपद में कम है और जनपद अपना बहुत बड़ा है। एक बड़े शहर के रूप में भी गोरखपुर को आप देख सकते हैं। तो यहाँ उत्पादन अभी उतना है ही नहीं कि बिक्री की कोई समस्या हो। फिर भी अगर किसान भाइयों को कोई समस्या इससे आती है तो हमारे जनपद में लगभग 34 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओ हैं, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। एफपीओ के लोग जो है उसकी पैकिंग वगैरह करके भी बेचने का काम कर रहे हैं, तो उनसे भी बेच सकते हैं। और बड़े बड़े जनपद में देखें तो बड़े बड़े होटल्स और बहुत बहुत संस्थाएं हैं जो आपके बीज को, आपके अनाज को खरीद सकती हैं। तो अभी कोई समस्या नहीं है। आने वाले समय में अगर उत्पादकता बढ़ती है जनपद की तो फिर इसके विषय में ज़रूर प्रयास होगा कि कोई समस्या ना आवे। सर, अगर परियोजनाओं की बात करें, योजनाओं की बात करें, तो गोरखपुर में सबसे अच्छी परियोजना कौन सी रन कर रही है अभी फिलहाल में? कि योजना की बहुत अच्छी, हमारी तो सभी योजनाएं अच्छी हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ दें, लेकिन बहुत अच्छी और उसकी सफल योजना की बात करें तो कुसुम योजना है। कुसुम योजना हमारा सोलर सिंचाई पंप योजना है, उसी को कुसुम योजना बोलते हैं।
इसमें हमको एक बार लगा लिया हमारे कृषक बंधु ने जो भी, तो उनको 20-25 साल तक कोई लागत मूल्य नहीं होता और 20-25 साल तक उनको निःशुल्क पानी सिंचाई के रूप में मिलता रहता है। और सोलर सिंचाई पंप सोलर सूर्य की किरणों पर आधारित है। एक बार लगा लेते हैं हमारे कृषक बंधु तो 20-25 साल उसका लाभ उठाएंगे। डीजल की भी बचत होगी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी और पर्यावरण दृष्टिकोण से भी वो बहुत ही अच्छी योजना है। तो किसान भाई उसको ज़रूर लाभ उठाना चाहिए। जनपद में बहुत अच्छी संख्या में लक्ष्य भी आता है और लोग लगाते भी हैं। तो हमारी अपील यही है कि आगे भी लोग इसको लगावें, इसका लाभ उठावें। अगर डेटा की बात करें तो गोरखपुर में किसान कितने % किसान कुसुम योजना को अडॉप्ट किए? नहीं देखें तो इसी साल, हर साल देखिए, हर साल लक्ष्य आता है हम लोगों को सोलर सिंचाई पंप का, लगता भी है। इस साल भी 183 लक्ष्य था, इसलिए 183 कृषक बंधुओं को वहाँ सोलर सिंचाई पंप लगा भी है। जो 2 हार्स पावर से लेकर के 10 हार्स पावर तक के सोलर सिंचाई पंप आ रहे हैं। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि सोलर सिंचाई पंप पर 60% का छूट होता है। तो जो भी उसका मूल्य है उसका 60% गवर्नमेंट देती है और आपको केवल 40% धनराशि ही जमा करनी होती है, जो बैंक में आप जमा करते हैं टोकन माध्यम के रूप से आपको जमा करना होता है। और जहाँ तक मूल्य की बात करें तो 2 हार्स पावर का लगभग 57,800 रुपया है और 10 हार्स पावर का मैक्सिमम 8,64,000 रुपया तक का है। इस धनराशि का 40% आपको जमा करना होगा। जितना भी 40% आता है वो कृषक बंधुओं को देना पड़ता है, बाकी गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में समायोजित करती है। सर, अगर आप किसान होते और आपको 2 योजनाओं को का लाभ लेना होता तो आप कौन सी 2 योजनाएं हैं जिनका आप लाभ लेते हैं? देखिए, योजनाओं का लाभ लेने की बात करें, बहुत सी योजनाएं हैं। जैसे हमारे वहाँ बीज पर भी सब्सिडी है। हम गेहूं का बीज बोते हैं उस पर भी 50% की सब्सिडी है। तो सबसे अच्छा तो देखें तो जो हर साल के लिए लाभदायक है वो हमारे गेहूं का बीज हुआ, चाहे धान का बीज हुआ, उसको लेना चाहिए। सोलर सिंचाई पंप है वो भी ले सकते हैं। कृषि यंत्र हैं वो भी अगर आपको मिल जाता है तो वो भी लीजिए। जैसे हमने अभी आपको बताया सुपर सीडर, यह लगभग 2.5 लाख की यंत्र है और इतनी अच्छी यंत्र है कि एक बार में ही जुताई भी करती है और साथ ही बुआई का काम भी होता है। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। बहुत आपको किसान भाइयों को इसमें से जो भी आपको पसंद हो, जो कर सकते हैं, उसका लाभ आप उठाएं। मतलब आपको ये 2 परियोजनाएं ज़्यादा पसंद है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत पसंद की बात करें तो बड़े बड़े हमारे वहाँ कस्टम हायरिंग सेंटर की है और फार्म मशीनरी बैंक स्थापना की है। ये बड़े योजनाएं हैं, इसका अगर हमारे किसान भाई लाभ उठा सकते हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन इन योजनाओं का लक्ष्य जनपद में कम होता है, इसलिए कम लोगों को लाभ मिल पाता है। सर, जाते जाते जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने जनपद गोरखपुर के वासियों को कि जैसा कि अभी आपने चर्चा किया, इस साल हम लोग मिलेट्स ईयर के रूप में मना रहे हैं। तो जो हमारे मोटे अनाज हैं, मिलेट्स हैं, उनका खाने में प्रयोग करें, जिससे हम लोग स्वास्थ्य के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और हमारा स्वास्थ्य भी सुधार होगा। हमारी अपील यही रहेगी कि आप लोग मिलेट्स ईयर वर्ष में मिलेट्स का प्रयोग अधिक से अधिक करें। थैंक यू सो मच सर, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो ये तो हमारे साथ रहे जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह जी और इन्होंने काफ़ी सारी जानकारियाँ भी दी। मिलेट्स ईयर को घोषित किया गया है 2023। तो अगर आप लोग भी अगर मिलेट्स के बारे में नहीं जानते हैं तो इस जो वार्ता हुई है उससे आप बिल्कुल जान सकते हैं। और इस वार्ता के बारे में अगर आपके कोई भी राय है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुनते रहें और हाँ, देखते भी रहें लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ, जरा झूम के बजाओ। हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता। गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।